हेलो डियर, नॉलेज ऑफ शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से देखिएगा। नंबर 1, पिछले ईयर में क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बेसिक। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हमारे गलत कराए थे, क्योंकि उन्होंने बेसिक का देखते हुए यहाँ पर लगा दिया था बी फॉर बेसिक ऑल पर्पज सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन, जो कि ये गलत था। बी का मतलब होता है बिगिनर्स, और ए का मतलब होता है ऑल पर्पज सिम्बॉल, और एस का मतलब होता है सिम्बॉलिक, आई का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन, और सी का मतलब होता है कोड। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो ए होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे बिगिनर्स ऑल पर्पज सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, तो ये नंबर जो हमारा है बिल्कुल सही है। फिर आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। लिखा है बाइनरी सब्ट्रैक्शंस ऑफ दिस डिजिट एंड दिस डिजिट। अब ये देखा जाए तो ये हमारी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में, ये डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये किसका बाइनरी लिखी है, ये 37 की बाइनरी लिखी है। और ये किसकी बाइनरी लिखी है, ये 30 की बाइनरी लिखी है। तो ये 37 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचना चाहिए। ठीक है, 7 जब बचना चाहिए तो 7 की हमारी बाइनरी क्या होती है, 7 की बाइनरी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि 1 1 1 होती है। ठीक है, यदि ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो आप थोड़ा हम यहाँ पे सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पर रूल्स ये होता है कि 1 में से 0 जाएगा तो सिंपली बात है, 1 में से 0 जाएगा तो आएगा हमारा 1। और यदि 0 में से 1 जाता है तब रूल हमारा ये कहता है कि आप 0 में से 1 नहीं घटा सकते हो। तो आपके आगे जो ए सिंबल्स एक रिप्रेजेंट कर रहा है एक, तो इसको बोरो लीजिए। बोरो का मतलब ये है कि ऋण आपके पास आ जाएगा, तो एक बोरो लेते हैं तो 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, लेकिन विथ बोरो आपके पास एक बोरो है तो यहाँ पर क्या होगा, फिर 1 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा, और फिर 1 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे बोरो नहीं, तो यहाँ पे सिंपली यदि आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप सीधे इसकी, ये किसकी बानी लिखी है, ये 37 की बानी लिखी है, ये 37 की बानी लिखी है, 37 लिख लिया। ये किसकी बानी लिखी है, 30 की बानी लिखी, 30, 37 में से 30 गए, 7 को हम बाइनरी रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 7 की बाइनरी रिप्रेजेंट हम 1 1 1 में लिखते हैं। तो यहाँ पर सीधा आंसर आ जाएगा 1 1 1। फिर तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है द रिजल्ट ऑफ 10 ऑन बाइनरी एडिशन ऑफ 1 1 0 1 एंड 0 0 1 0। अब यहाँ भी ऐड करने के लिए पूछ रहा है सिंपली, तो ये किसकी बाइनरी लिखी है, ये डेसिमल में देखा जाए तो 1 1 0 1। तो ये हमारा 8 4 12 1 13 की बाइनरी ये लिखी है, और ये किसकी लिखी है, 2 की बाइनरी लिखी है। तो 13 तो कितना हो जाता है, 15। तो 15 की बाइनरी हमारी क्या आती है, सब लोग जानते हैं। 15 की बाइनरी हमारी 1 1 1 1 1, क्योंकि 4 डिजिट का है तो 1 1 1। यहाँ पे भी हमने एक्सप्लेन किया है। इसके रूल्स क्या कहते हैं, आओ देखते हैं। इसका रूल्स ये कहता है कि 1 में से यदि 1 + 0 = 1, 0 + 1 = 1, ठीक है। लेकिन 0 + 0 = 0 और 1 + 1 = 0। समझ में आ रहा है। यदि ये रूल्स नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप कुछ ना कीजिएगा, ये हमारा सिंपली देखो 13 की बाइनरी लिखी है तो इसलिए इसके आगे मैंने 13 लिख दिया है। और ये किसकी लिखी है, 2 की बाइनरी लिखी है तो हमने 2 लिख दिया है। और 13 + 2 करेंगे तो 15 आ जाएगा, जो 15 की बाइनरी हमने ये लिख दिया है। और 15 को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, 1 1 1 1। ठीक है, अब आगे आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। यहाँ पर बताया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। इसमें भी हमने पढ़ा रखा है कि वोलेटाइल नेचर की कौन सी मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल नेचर की कौन सी होती है। वोलेटाइल नेचर की हमारी जो होती है वो रैम होती है। वोलेटाइल मतलब भूल जाती है वो, जो सपोज दैट किसी इंटरप्शन की वजह से या पावर कट की वजह से पावर सप्लाई नहीं होती है, और कोई आप काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, कार्य कर रहे होते हैं, और लाइट चली गई तो सिस्टम आपका शट डाउन हो गया। फिर से आप जब सिस्टम ओपन करेंगे तो वो हमारा रैम से जो भी होगा वो डिलीट हो चुका होगा। ठीक है, नंबर 5 क्वेश्चन पे देखते हैं कि इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम नंबर 15 इज रिप्रेजेंटेड बाई। अब हेक्साडेसिमल में क्या कह रहा है कि नंबर 15 जो है वो किस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। तो हम लोग पढ़ रखे हैं 0 से 9 तक, 0 से 9 तक स्टिल लिखे रहते हैं। फिर जब हम 10 में आते हैं तो 10 को किस से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को बी से, 12 को सी से, और 13 को डी से, और 14 को ई से, एंड 15 को एफ से। तो यहाँ पर 15 दिया है, ठीक है। तो 15 दिया है तो 15 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर 6 क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाइलिड ऑक्टल नंबर। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा वाइलिड ऑक्टल नंबर नहीं है। तो इसमें भी हमने बता रखा है कि
वैलिड ऑक्टल नंबर। पहली बात तो ऑक्टल नंबर का बेस कितना होता है, जो बेस होता है वो 8 होता है, और ये कहाँ तक रिप्रेजेंट करता है, 0 से ले करके 7 तक सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, लेकिन 8 को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। और यहाँ पर हमारा क्या दे रखा है 8, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इनवैलिड, ठीक है, नॉट अ वैलिड ऑक्टल नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, लिखा है द डेसिमल इक्विवेलेंट द बाइनरी नंबर इज, ठीक है, तो ये जो बाइनरी नंबर लिखा है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सीधे सीधे ये बोल रहा है। तो यहाँ पर ये किसकी बाइनरी लिखी है, देखा जाए ये किसकी बाइनरी लिखी है, तो ये हम तो डायरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है 16, फिर होता है क्या 16 8 4 2 1, सॉरी गलत हो गया, थोड़ा स्पेस कम मिल पा रहा है हमको। तो यहाँ पर होता है 16, फिर होता है 8, ये होता है 4, ये होता है 2, ये 1। तो यहाँ पर जहाँ पर जो सिंबल हम ले रहे हैं 21 बनाने में कौन कौन सा सिंबल ले रहे हैं, ये होता है एक 16 ले रहे हैं, फिर ये 0 हो जाएगा, ये सिंबल ले रहे हैं, और 16 4 20, ये 0 हो जाएगा, और ये सिंबल ले रहे हैं, ठीक है। देखो 1 0 1 0 1 रिप्रेजेंट हो रहा है, तो हमारा ये किसकी बाइनरी है 16 4 20 1 21, ठीक है। तो 16 4 20 और 21 की बाइनरी हमारी क्या है, ये लिखी हुई है, तो ये हमारा डेसिमल में क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। फिर आते हैं, इसमें दिए हैं कि द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 25.25, यहाँ पे 25.25 नहीं पढ़ा जाता, 2.5 2 लिखा है जो कि डेसिमल में है, और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो ये भी हमने इस पे डिस्कस कर रखा है कि बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना होता है, कैसे जाना होता है, आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये हमारी जो लिखी है वो 25 की बाइनरी लिखी है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ऑक्सिलरी स्टोरेज इज। ऑक्सिलरी स्टोरेज इज हम सब लोग जानते हैं, ऑक्सिलरी स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज होती है। तो क्वेश्चन नंबर जो इसमें 9 का है वो हमारा आंसर हो जाएगा बी इज अ करेक्ट आंसर, ओके। फिर आते हैं 10 क्वेश्चन, यहाँ पे पूछ रहा है स्काई 8 इज रिप्रेजेंटेड, किस बिट को रिप्रेजेंट करता है, SCII-8 इज रिप्रेजेंटेड बाई इज अ 8 बिट, ये 8 बिट कोड होता है, ना कि स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ स्काई 7, ठीक है, ये 8 बिट कोड होता है, तो यहाँ पर बी सही है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, यहाँ पे लिखा है द माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस इन। माइक्रो प्रोसेसर कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 4th जनरेशन में किया गया था माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में हम लोगों को पढ़ाया गया था, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में हम लोगों को पढ़ाया गया था ट्रांजिस्टर, और थर्ड जनरेशन में हम लोग यूज किए थे ICs को, जो कि ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके ICs आई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर लिखा है द वैक्यूम ट्यूब्स आर रिलेटेड टू, वैक्यूम ट्यूब आर रिलेटेड टू, किस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का पढ़ा गया, अभी हमने डिस्कस किया है। देखो फर्स्ट जनरेशन में कितने अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, पिछले साल के सब रिपीट किए जा रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। फिर 13 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम आर, जो मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम होता है वो किस में लिखा होता है, तो भाई जब मशीन लैंग्वेज में है तो मशीन डिपेंडेंट होगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट, मशीन डिपेंडेंट। फिर आते हैं 14 नंबर CPU कंट्रोल, देखो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ, पढ़ा रखा है कहीं CPU हमारा किस चीज़ से कंसिस्टेड बना होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, उसमें ALU होता है, रजिस्टर्स होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं, हार्डवेयर भी लोगे होते हैं CPU में, ठीक है। तो ये सब ऑल ऑफ दीज में हो जाएंगे, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ओके। नंबर 15 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट परफॉर्म अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो यहाँ पर पूछ रहा है सीधे कि कौन से अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस प्रोग्राम परफॉर्म करता है, तो LU हमारे अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट को परफॉर्म करता है, नॉट कंट्रोल यूनिट, ओके। अब 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, CPU स्टैंड फॉर, सभी लोग जानते हैं CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर।
फिर 17 नंबर में आता है क्वेश्चन में 1 किलोबाइट इज मेड ऑफ अ बाइट्स। पूछा गया है 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं, ये पूछा गया है। तो इसमें क्या होगा, 1024, बिकॉज 1 किलोबाइट में 1024 होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 2 की पावर में चलता है, तो 2 की पावर 10 करोगे तो 1024 ही आएगा। फिर 18 क्वेश्चन में आता है ABCDIC इज अ 8 बिट कोड होता है, नॉट 6 बिट और 4 बिट। ओके, 8 बिट कोड होता है। फिर क्वेश्चंस 19 में क्वेश्चंस में देखेंगे व्हाट इज़ द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। अब यहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है पूछ रहा है। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस हमारा 2 होता है। फिर इंफॉर्मेशन इज, यहाँ पर बताया गया है कि इंफॉर्मेशन इज, इंफॉर्मेशन क्या होता है, हमारा प्रोसेस डेटा होता है, नॉट अनप्रोसेस डेटा। और डेटा क्या होता है हमारा, ये पूछ लेगा। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको कैसे कैसे पूछ सकता है। व्हाट इज डेटा, तो डेटा इज अ रॉ फैक्ट, रॉ मटेरियल्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स। ओके, यदि इन्फॉर्मेशन पूछता है तो हमारा व्हाट इज इन्फॉर्मेशन, तो उसी डेटा पे हम लोग जब प्रोसेस कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा इन्फॉर्मेशन बन जाता है। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस डेटा। फिर आता है 21 क्वेश्चन पे, अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड, 8 बिट कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं बाइट। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रोम। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ रोम, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रोम, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा रीड ओनली मेमोरी। ओके, रीड ओनली मेमोरी। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पे, व्हाट इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। सब लोग जानते हैं, नंबर 1 क्वेश्चन चार्ल्स बेबज। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 पे पूछ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या मैनेज करता है। मेमोरी को भी मैनेज करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी मैनेज करता है, प्रोसेसर्स को भी मैनेज करता है। तो यहाँ पर कुछ आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या कह रहा है, मैग्नेटिक डिस्क आर मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर डायरेक्ट एक्सेस सीक्वेंशियल एक्सेस। तो हमारा मैग्नेटिक डिस्क जो होता है वो बहुत होता है, सीक्वेंशियल एक्सेस भी होता है और डायरेक्ट एक्सेस भी होता है। BCD स्टैंड फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल, नॉट बाइनरी केस डेसिमल। ओके, तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है, बता रहा है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर इज। इसमें कह रहा है सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, माइक्रो प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट कौन करता है, जब तक उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तब तक हमारा सिस्टम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 28 में हमारा कहता है कंप्यूटर सिस्टम कंजिस्ट ऑफ, कंप्यूटर सिस्टम किस किस चीज़ को कंजिस्ट करता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों। कंप्यूटर सिस्टम हमारा दोनों को कंजिस्ट करता है, इसलिए बोथ A and B। क्वेश्चन आंसर C इज करेक्ट। आंसर नंबर 29 में देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर लोडर, लिंकर, ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले अच्छा एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, लिंकर और लोडर का काम क्या होता है, ये लिंक प्रोवाइड करता है और ये लोड करता है। कोई भी सिस्टम पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो लोडर का काम लोड करना और लिंकर काम उस लिंक को कहाँ पे स्टोर करना होता है। तो यहाँ पर एग्जांपल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट डिवाइस। यहाँ पर आउटपुट डिवाइस क्या होता है, तो हम देख प्लॉटर, स्कैनर, जॉयस्टिक या लाइट पेन। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा आउटपुट के लिए प्लॉटर। प्लॉटर इज आउटपुट डिवाइस, नॉट इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस इज स्कैनर, जॉइट स्टिक, लाइट पेन, माउस, कीबोर्ड इज कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। फिर क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या कह रहा है, ALU एंड कंट्रोल यूनिट ज्वाइंटली नोन एज। ALU और CPU को ज्वाइन करने पर क्या कहलाता है हमारा, ALU और CPU को ज्वाइन करने पर हमारा CPU कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहता है, रैम स्टैंड फॉर। देखो रैम का फुल फॉर्म पूछ लिया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सभी लोग जानते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर 33 में क्या कहता है, ये डेटाबेस इज अ ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ, डेटाबेस इज अ ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा, नॉट रिकॉर्ड और नॉट अ एट्रीब्यूट।
ओके, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पर वर्डपैड, फोटोशॉप, MS ऑफिस ये क्या है, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन विंडोज 7 इज ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा विंडोज 7 बी वाला हो जाएगा। MS DOS इज a सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन से हैं, सिंगल यूजर और या नॉन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर नन ऑफ द एबव बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, नॉट अ सिंगल यूजर या मल्टी यूजर। ध्यान रखिएगा, ये सब छोटी छोटी बातें मगर मोटी बातें। तो 36 में क्या कह रहा है, विच यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इंटरप्रेट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड इनिशिएट कंट्रोल ऑपरेशन। ये सीधा सीधा यही कह रहा है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन जब हमारा इनिशिएट होता है तो या इंटरप्रेट प्रोग्राम पे रन होता है तो उसको कंट्रोल कौन डिवाइस करती है, ठीक है, कौन ऑपरेशंस को इसको कंट्रोल करने का सक्षम है, करने को सक्षम है। तो यहाँ पर कंट्रोल देखा जाता है, कंट्रोल यूनिट को ये प्रोवाइड किया गया है कि सारे ऑपरेशंस को आप देखोगे कि इस पर कौन कौन से ऑपरेशंस चल रहे हैं, इसको कैसे कंट्रोल करना है, ये सारा काम कंट्रोल यूनिट देखती है। फिर 37 में क्वेश्चन में कह रहा है कि द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज। सभी लोग जानते हैं ब्रेन किसको बोला जाता है, CPU को बोला जाता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आर यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में कौन से यूज किए जाते हैं, ट्रांजिस्टर। अब थोड़ा इसमें और क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में कौन से कंपोनेंट्स यूज किए जाते थे। तो फर्स्ट जनरेशन में हमारे वैक्यूम ट्यूब यूज किए जाते थे, सेकंड जनरेशन में हमारे ट्रांजिस्टर यूज किए जाते हैं, थर्ड जनरेशन में हमारे ICs यूज किए जाते हैं, एंड फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, सभी लोग जानते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 39 में CD-ROM का फुल फॉर्म पूछ लिया। CD-ROM का फुल फॉर्म सभी लोग जानते हैं, कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 40 में आ जाते हैं, लिखा है आर यूज फॉर प्लॉटिंग ग्राफ्स एंड डिजाइन ऑन पेपर। देखो अभी पीछे ही पूछा गया था कि इसमें आउटपुट डिवाइस कौन सा था, और यहाँ पे पूछ लिया गया है कि प्लॉटिंग ग्राफ्स और डिज़ाइन, यानी कि बड़े पेपर्स पे जो हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो किसकी मदद से किसका यूज करते हैं। तो हम लोग किसका यूज करते हैं, वहाँ पर प्लॉटर्स का यूज करते हैं डिज़ाइन करने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 41 पे देखते हैं, द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म बाई आ। अब कंप्यूटर पे बेसिक ऑपरेशंस को कौन परफॉर्म करता है, और अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, या स्टोरेज परफॉर्म करता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है, ये बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। जबकि लॉजिकल ऑपरेशंस को जब हम लोग लॉजिक कोई लगाते हैं, प्रोग्राम रन कराते हैं, तब हमारा लॉजिकल ऑपरेशंस काम करता है। स्टोरेज तो हमारा जानते हैं, कोई भी स्टोर करने के लिए स्टोरेज का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज अरिथमेटिक ऑपरेशंस। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। तो यहाँ पर स्कैनर भी हार्डवेयर है, प्रिंटर भी हार्डवेयर है, माउस भी हार्डवेयर है, और क्या है, इंटरप्रेटर क्या है हमारा, ये सॉफ्टवेयर है। जैसे कि इंटरप्रेटर हम लोगों ने डिस्कस किया था, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। कंपाइलर क्या होता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर क्या होता है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और असेंबलर क्या है, वो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। जब और इसमें डिफरेंस भी हमने पढ़ाया था, यदि याद नहीं आ रहा है तो उसको एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा, इंटरप्रेटर और असेंबलर और इसके बारे में, ठीक है। फिर इसमें 43 क्वेश्चन में पूछ रहा है बायोस स्टैंड्स फॉर। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस सिस्टम। सॉरी, सीधी सी बात है कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये बायोस सबसे पहले ही वर्क करते हैं कंप्यूटर पे। अब क्वेश्चन नंबर 44 में आ जाते हैं, GUI स्टैंड फॉर। देखो वहाँ पे भी GUI पूछा गया था, जबकि वहाँ पे पूछा नहीं गया था, उसमें था ही नहीं, हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में। तो GUI स्टैंड फॉर क्या होता है, GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर बी इज़ करेक्ट। फिर इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 45 में ये पूछ रहा है द स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड। स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन को यदि हम सॉल्व करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और जबकि फ्लो चार्ट हमारा और DFD का फुल फॉर्म होता है डेटा फ्लो डायग्राम। ये डेटा को फ्लो को दिखाता है, और फ्लो चार्ट उस डेटा को फ्लो करने के लिए एक फ्लो चार्ट बनाया जाता है, जिसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं।
अब आते हैं 46 में, MS DOS इज बेस्ड ऑन, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, MS DOS इज बेस्ड ऑन GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फिर इसमें पूछा गया है विच कमांड इज यूज टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी। न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए कौन सी कमांड का यूज करते हैं? मेक डायरेक्टरी, MD, इसका फुल फॉर्म मेक डायरेक्टरी होता है। फिर 48 क्वेश्चन में पूछा गया है विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले या लिस्ट ऑफ फाइल्स इन अ डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी में फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सी हमारे DIR, आंसर इज D इज करेक्ट। RD कमांड इज यूज टू, RD कमांड कब यूज की जाती है? रिमूव अ डायरेक्टरी, RD का मतलब होता है रिमूव और D का मतलब होता है डायरेक्टरी, तो RD ठीक है, ध्यान रखिएगा थोड़ा थोड़ा और पढ़ लीजिएगा, इन सब के MS DOS के क्वेश्चन हैं ये सारे। फिर क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है विच वन इज एन एक्सटर्नल कमांड। तो यहाँ पर देखिएगा कौन कौन से एक्सटर्नल कमांड्स हैं और कौन कौन से इंटरनल कमांड्स हैं, क्योंकि हमारा MS DOS जो होता है वो दो कमांड पे बेस्ड है, एक तो हमारा इंटरनल कमांड्स और दूसरा एक्सटर्नल कमांड्स। तो हमारा जो एक्सटर्नल कमांड है वो फॉर्मेट है, बाकी ये रेन, DIR, VER ये सारे इंटरनल कमांड्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं, कुछ ये क्या कह रहा है विच वन इज इंटरनल कमांड्स। तो यहाँ पर देखिएगा इंटरनल कमांड्स कौन से होते हैं। इंटरनल कमांड हमारा एग्जिस्ट होता है, बाकी ये एडिट, MD, CHK, DSK, DSO ये सारे हमारे एक्सटर्नल कमांड होते हैं। CHK, DSK हमारा कब यूज़ किया जाता है? जब हमारे मेमोरी को फाइंड करना होता है, मेमोरी को कोई बक्स फाइंड करने होते हैं मेमोरी में, तब वो हमारे मेमोरी को CHK, DSK के यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 52 में हम आते हैं MS DOS कमांड्स आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू। यहाँ पे ये देखो पूछ लिया गया है, अभी हमने बताया था कि MS DOS कमांड्स किसकी बेसिकली डिवाइडेड इनटू किस पार्ट में हो? इंटरनल कमांड्स और एक्सटर्नल कमांड्स, या बोथ A एंड B। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज A एंड B बोथ। क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं लोडिंग ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इन मेमोरी इज कॉल्ड। जब हम मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करते हैं उस समय जो ऑपरेशन परफॉर्म उसको क्या कहते हैं? बूटिंग कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं, उसमें बताया गया विच कमांड इज यूज टू क्लियर द स्क्रीन ऑफ क्यू बेसिक विंडो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 का C इज अ राइट आंसर, ओके। CLS का यूज करते हैं स्क्रीन साफ करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया विच स्टेटमेंट इज यूज टू प्रिंट रिजल्ट ऑन स्क्रीन इन बेसिक प्रोग्राम। तो यहाँ पे सीधा सीधा दिया गया है, प्रिंट का यूज करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं इन बेसिक स्टेटमेंट रेम इज यूज्ड, REM इज यूज्ड। तो यहाँ पर रेम का यूज करते हैं कमेंट करने के लिए, ठीक है। कोई भी रिमार्क्स डालना होता है या कमेंट करना होता है इन बेसिक लैंग्वेज में, तो हम रेम का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है इन बेसिक स्टेटमेंट लेट इज यूज्ड। तो लेट इज यूज में लेट का प्रयोग कब करते हैं? जब हम कोई वेरिएबल को असाइन करते हैं, असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल में कोई भी वैल्यू हम असाइन करते हैं। सपोज दैट x हमारा वेरिएबल है तो x इक्वल टू 8 डाल दिया, तो उसमें वैल्यू असाइन करने का हम यूज करते हैं, तो उसको हम किस स्टेटमेंट के थ्रू यूज करते हैं? लेट के थ्रू यूज करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 58 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है इन बेसिक स्ट्रिंग वेरिएबल मस्ट एंड विथ आ। किससे एंड होता है? तो वो हमारा डॉलर से एंड होता है। 59 क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है व्हाट इज़ द ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन डायरेक्टिंग अ कंप्यूटर। तो लिखा व्हाट इज़ द ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, सीधा सीधा यहाँ पर ये कह रहा है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को आप क्या कहते हैं? तो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम, ओके। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इन बेसिक लैंग्वेज व्हाट आर द वैल्यू विच डू नॉट चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ऐसी कौन सी वैल्यू है जो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में चेंज नहीं होती? वो वैल्यू होती है हमारी कांस्टेंट वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। इसलिए अब सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, कृपया एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, यदि कोई डाउट होता है तो आप नेट के थ्रू या अपनी बुक के थ्रू देख सकते हैं और इसको कायदे से ध्यान से पढ़िएगा। नमस्कार, धन्यवाद।